व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर काफी शानदार बात बोली गई है, ये आप लोग लाइफ में खुद पहचान सकते हैं किस पर्सन को किस कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं, पर्टिकुलर उसकी रिएक्शन देखकर। अगर कोई आदमी आज के डेट में दुखी है, डिप्रेस्ड है, तो इसका मतलब यह है कि वो पास्ट में जी रहा है। अगर कोई आदमी आज के डेट में चिंतित है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में जी रहा है। और अगर कोई आदमी आज के डेट में शांति में जी रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में जी रहा है। तो यानी कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ये आप लोग से देखकर पता चल जाएगा। कि अगर आप लोग पीछे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि यार फेल हो गए थे, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये चीजें हो गई, पता नहीं ये हो गया, तो इसका मतलब पास्ट में आप लोग ज्यादा जीना पसंद करते हैं। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप लोग चिंतित रहते हैं फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं लगेगी, अच्छी शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या बातें इंसान सोचता रहता है, तो ये कई सारी की ये टेंशन है। एक बच्चे ने लिखा, सर मुझे टेंशन है कि मेरी लाइफ में कैसी लड़की आने वाली है। तो अभी से ये टेंशन मत लो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी लड़की आएगी और आप लोग भी एक अच्छा बनने की कोशिश करो, ताकि एक तरीके से सामने वाले को एक अच्छा इंसान मिल जाए। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, तो ही इफिशिएंटली आप लोग अपने आप को भी एक तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और फुल इफिशिएंसी के साथ में चीजें सामने आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही बातें हैं। तो बताइए आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पास्ट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट। तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। आगे चलता हूं। यहां पर ये है एक छोटा सा एनालिसिस यहां पर, जो कि कोविड-19 के केसेस का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के केसेस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 52 लाख के करीब केस आज के डेट में हो चुके हैं। तो यहां पर लगभग 3 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं, और 21 लाख के करीब जो लोग डेथ हो चुकी है, और 21 लाख के करीब जो लोग हैं यहां पर रिकवर कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि काफी अच्छे खासे लोग जो है वो रिकवर यहां पर कर रहे हैं। यूएसए सबसे टॉप पर है और ब्राजील दूसरे नंबर पर है नंबर ऑफ केसेस के मामले में, और सबसे जो नंबर ऑफ डेथ के मामले में सबसे टॉप पर यूएसए है। लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो डेथ अब तक हो चुकी हैं यूके के अंदर में। ठीक है, तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री जो है वो 11वें नंबर पर बरकरार है। यहां पर ये 1,24,000 केस के साथ में टोटल मिलाकर लगभग 6,500 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिले। हर दिन अब 6,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सोचने वाली यहां पर बात है। तो ये नंबर ऑफ केसेस में सबसे ज्यादा जो हमारी कंट्री में राज्य जो है वो है यहां पर महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी डेथ के मामले में अगर बात करें, तो 3,726 के करीब लोगों की जान इस पर्टिकुलर कोविड-19 के चलते जा चुकी है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। बाकी अगर 21 तारीख की बात करें, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। 21 जो मई की बात यहां पर की जा रही है, और इसी के साथ में यहां पर 148 लोगों की जान भी गई सिंगल डे के अंदर में। तो कंडीशन जो है वो खराब होती जा रही है जैसे जैसे लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। बाकी यहां पर नजर डालते हैं, आज आप लोगों का सैटरडे है, सैटरडे को थोड़ी चीजें रिवाइज किया कीजिए, लंबे समय तक आप लोग चीजों को फिर याद रख पाएंगे। तो कोशिश करनी है, जो भी मैथ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे वीक में डिस्कस किए उनको आप लोग कोशिश कीजिएगा, उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा अगर आप लोग उनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, अगर एक बार उनको लिख लेते हैं आप लोग तो। ठीक है, तो 5 मैथ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने अब की बार डिस्कस किए, कौन कौन से बताइएगा जरूर। बाकी आज आप लोगों को एक निबंध भी होगा, जो वीडियो के एंड में आप लोगों को एक ऐसे दिखाऊंगा, जो कि आप लोग यहां पर उसका आंसर देना है, एक अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन भी दूंगा। क्वेश्चन अच्छा है, काफी आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसी के चलते आप लोग समझ पाएंगे इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। तो उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, क्योंकि कंडीशन प्रेजेंट में काफी खराब दोनों कंट्री के बीच में चल रही है, तो इसलिए वो अटेम्प्ट करना काफी जरूरी है। तो आर्टिकल कौन से डिस्कस करने हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये दोनों जो आर्टिकल है यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन कर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट जो है वो कम किया गया, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या क्या बातें हैं। चाइना में कोविड-19 को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरीके से यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पर नजर डाली गई है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, आज है सैटरडे को यहां पर जो आर्टिकल आते हैं तो वो बेसिकली पर्टिकुलर एरिया पर फोकस्ड होते हैं। आज का जो फोकस है ये गुजरात के अंदर यहां पर पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोकस कर रहा है। बेसिकली बात क्या की जा रही है वो आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर ये बोला गया कि ये जो गुजरात मॉडल है, आप लोगों ने देखा 2014 के जब इलेक्शन हमारी कंट्री में हो रहे थे, तो बोला जा रहा था कि पूरी कंट्री में गुजरात मॉडल इंप्लीमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुजरात जैसी होनी चाहिए, रोड वगैरह, हाईवेज, जो होटल वगैरह या फिर हॉस्पिटल वगैरह, तो सारी ऐसी होनी चाहिए, गुजरात जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, इंडस्ट्री वगैरह। पर लेकिन अगर हेल्थ के बारे में बात करें तो गुजरात का मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गुजरात में आप लोगों को केस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि गुजरात और तमिलनाडु ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी गुजरात दूसरे पे आ जाता है तो कभी तमिलनाडु। तो ये इससे पता चलता है कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को फॉलो किया है। तो उसी के बारे में यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कहां से रह गया गुजरात मॉडल जब लोगों की जान तक नहीं बचाई जा रही है। तो इसके बारे में ये बातें यहां पर बोली गई है। ठीक है,
आइए आर्टिकल के ऊपर नहीं डालते हैं, कंबाइन 2 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर, इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, काफी प्यारा क्वेश्चन है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। इंडिया और नेपाल को अपने जो डिफरेंसेज हैं उनको डिप्लोमेटिक क्राइसिस में कन्वर्ट नहीं करना है, कि ऐसा नहीं होना है कि बात भी नहीं कर रहे हैं दोनों मिलकर। दूसरी बात यहां पर यह बोली जा रही है कि इसको हैंडल करना है बायलैटरली, यानी कि मिलकर इसको हैंडल करना है, एक दूसरे के साथ में बातें कर इसको हैंडल करना है डिप्लोमेसी के लेवल पर। तो इसके ऊपर टिप्पणी आप लोगों को करनी है, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये बेसिकली ये तो क्वेश्चन हो गया, अब इसके ऊपर आप लोग नजर डालिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने इसको ट्विटर पर शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर ट्विटर पर ही मैंने ये भी लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया सांप को दूध पिला रहा है। ऐसा बोलने का क्या रीजन था? रीजन था यहां के प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता है। नॉर्मली कई बार क्या होता है, मिनिस्टर वगैरह ऐसी हरकतें करते रहते हैं, लोकल मीडिया हरकतें करते रहते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, ये बोला गया कि इंडियन वायरस जो है वो मोर लिथल है, यानी कि ज्यादा खतरनाक है चाइनीज वायरस से, यानी कि इंडिया इनको ज्यादा खतरनाक लग रहा है चाइना से। इस तरीके के वर्ड बोलकर इनके द्वारा अटैक किया गया, और हम लोग क्या करें, गिफ्ट कर रहे हैं इनको दवाइयां, एसेंशियल मेडिसिन, ताकि कोविड-19 की बीमारी इनके यहां पर ज्यादा न फैले। तो ऐसी हरकतें यहां पर इनके द्वारा की गई। ये भी जो टर्म है यहां पर आर्टिकल में यूज की जा रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। आर्टिकल में इसके बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। और उस दिन ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा था नेपाल उस दिन ट्रेंडिंग में चल रहा था, क्योंकि नेपाल और इंडिया के रिलेशन की बात यहां पर की जा रही थी। ठीक है, आइए सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए कि नेपाल की लोकेशन क्या है, तब आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, ये हो गया अपना पड़ोसी प्यारा सा देश चाइना और ये हो गया यहां पर नेपाल। तो दोनों के बीच में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक सैंडविच है। इसी तरीके से जैसे रसिया और यहां पर चाइना के बीच में मंगोलिया सैंडविच है, नेपाल हमारी और चाइना के बीच में सैंडविच है। तो नेपाल क्या करता है, हमेशा से नेपाल नहीं और भी पड़ोसी देश ऐसी हरकतें करते हैं, इंडिया और चाइना को अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर उनको इंडिया से कुछ बातें मनवानी होती है तो चाइना के फेवर में बात करने लगते हैं, अगर चाइना से कुछ बातें बनवानी होती है तो इंडिया के फेवर में बात करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन इनके द्वारा कई बार ऐसी हरकतें की जाती हैं। तो उसी के बारे में यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। आइए पहले यहां पर नजर डालते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जो कि मैंने न्यूज एनालिसिस वाले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी, फिर आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इंडिया और नेपाल के बीच में 3 ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात की जा रही है। एक तो काला पानी हो गया, दूसरा लिपू लेक हो गया, और तीसरा है यहां पर लिम्पियाधुरा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि इंडिया बोलता है ये मेरे एरिया है और नेपाल बोलता है ये मेरे एरिया है। दोनों कंट्री यहां पर इसको क्लेम कर रही है। बेसिकली क्या है, अभी हमारी कंट्री में एक अपना पॉलिटिकल मैप इशू किया गया था, जिसमें नया मैप निकल कर आया था। रीजन ये था कि आर्टिकल 370 में चेंज किया गया, तो हमारी कंट्री में दो नई सिचुएशन यहां पर निकल कर आई। अभी आप लोग देखते हैं कि एक स्टेट जो था उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, आर्टिकल 370 में चेंज किया गया। तो इसके चलते हमारा मैप नया बनाया गया, पॉलिटिकल मैप, जिसमें एक नए मैप में कई सारी चीजें दर्शाई गई। तो ये दोनों रीजन जो थे, लिपू लेक और काला पानी, हम लोगों ने अपनी कंट्री के बॉर्डर में यहां पर इनको दिखाया। तो नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, नेपाल ने बोला 1816 की जो ट्रीटी है यहां पर, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सौगुली, उसके हिसाब से ये रिवर हमारा एरिया है। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है काली रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है यहां पर लिम्पियाधुरा। तो इससे माना जाता था यहां पर कि ये पर्टिकुलर एरिया नेपाल बोल रहा है हमारा है, इंडिया बोल रहा है हमारा एरिया है। तो इसके चलते दोनों के बीच में रस्साकसी हो गई। अभी नेपाल और इंडिया के बीच में जो यहां पर रस्साकसी हुई काला पानी टेरिटरी को लेकर, इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में दोनों की कंडीशन जो है वो रिलेशन और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी पुराने रिलेशन है। हमारे रिलेशन की दुहाई दी जाती है लोगों के द्वारा जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, यानी कि फ्री मूवमेंट है लोगों के बीच में, काफी एक तरीके से ओपन बॉर्डर है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो अभी यहां पर न्यू दिल्ली के खिलाफ जो कमेंट यहां पर किए गए, लिपू लेक पास को लेकर जब हम लोगों ने इनोग्रेट की गई यहां पर एक मोटरेबल रोड, तो यहां पर कई सारे ऐसे काम किए गए, बोला गया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारा एरिया है यहां पर लेकिन हम लोग क्यों कर रहे थे यहां पर ये डेवलपमेंट, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। रीजन इसका ये था, हमारी कंट्री से बेसिकली कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा की जाती है उसमें 3 दिन का तो जाने का टाइम और 3 दिन का आने का टाइम, यानी कि 6 दिन का टाइम हम लोग घटा पा रहे थे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन के थ्रू अपना डेवलपमेंट करते हैं। पर लेकिन ये चीजें नेपाल को पसंद नहीं आ रही है, और इसी के चलते बोला तो ये जा रहा है कि नेपाल की कोई गलती नहीं है, चाइना बेसिकली उकसा रहा है यहां पर। बात पास्ट में भी यहां पर कई बार कंफर्म किया जा चुका है, 1954 में इंडिया और चाइना के द्वारा एग्रीमेंट के थ्रू, और 2015 में भी यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू इसकी पुष्टि की जा चुकी है कि ये जो पास है ये इंडिया का है, जिसको लिपू लेक पास के नाम से जानते हैं, जो कि तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है। 1981 में जब चाइना के द्वारा रीओपन किया गया कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज जो रूट है यहां पर, तो उसके चलते यहां पर इस पर्टिकुलर ये पास से होकर यहां पर गुजरते थे तिब्बत के थ्रू होकर। तो आज की बात नहीं है, पास्ट में भी यहां पर कंफर्म इसको कई बार किया जा चुका है। पर लेकिन अब यहां पर नेपाल ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। इंडिया के द्वारा जब यहां पर बात की गई कि रोड बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोगों ने
ने इनोग्रेट किया। तो 6 दिन का फायदा हम लोगों को हो रहा है। 6 दिन बहुत बड़ी बात होती है, किसी पर्टिकुलर को कहीं जाने में 10 दिन लग रहे हैं और फिर 4 दिन लग रहे हैं, तो शांति देखो कितनी पड़ेगी और कितना कम खर्चा होगा सामने वाले का भी। तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन रिजल्ट क्या निकला यहाँ पर, नेपाल में काफी प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। जो यहाँ पर मिस्टर ओली हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी कई सारे कमेंट किए गए इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर, और इसी के चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज बन गई और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी ये जो न्यूज थी। नेपाल के द्वारा जो कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर बेसिकली अगर देखने की बात की जाए तो इनके पॉलिटिकल मैप के बारे में अगर बात करें तो जिनके द्वारा अडेप्ट किया गया है, उन्होंने क्या किया, लीपुलोक को अपनी साइड दिखा लिया और यहां पर जो ट्रीटी ऑफ साउगुली है उसका नाम दिया। यहां पर इंडिया ने बोला ये एक आर्टिफिशियल है, यूनिलेटरल है और इसी के साथ में अनएक्सेप्टेबल है, जो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ताना मार दिया कि इंडियन वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक है चाइनीज वायरस से। तभी हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा बोल दिया गया कि ये नेपाल नहीं बोल रहा है, ये चाइना बोल रहा है नेपाल की साइड से, वो नेपाल बोल रहा है चाइना की साइड से। यानी कि कमेंटबाजी स्टार्ट हो गई। यहां पर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से खतरनाक लेवल पर पहुंच रही है अगर हाई लेवल की अथॉरिटी इसमें एक बार को इन्वॉल्व हो जाती है। तो बाउंड्री जो डिस्प्यूट है अगर दोनों को आप लोग देखेंगे तो कॉमन ग्राउंड क्या होता है, बेसिकली यहां पर कॉमन ग्राउंड अगर आप लोग देखेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट ही आज से नहीं है, लंबे समय से चीजें चली आ रही हैं। काला पानी का जो इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये सोल्व करने की भी कोशिश की गई थी 2014 में। हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसी के साथ में नेपाल के जो लीडर थे सुशील कोइराला, तो यहां पर इनके द्वारा मिलकर चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की गई और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई, पर उस टाइम पर फेल हो गए। तो इसलिए कई बार यह भी बोला जाता है कि इंडिया जो है वो कहीं स्वीकार ही नहीं करना चाहता और अपने मुद्दे से पैर खींच रहा है। कई बार ऐसे भी कमेंट यहां पर कहते हैं और राइटर भी कहीं ना कहीं सहमत है इससे हमारी कंट्री के। वो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा बड़ा मुद्दा था नहीं जैसा इंडिया ने इसको बना दिया और फालतू में इसको उभार दिया, वरना इसको बहुत पहले हम लोग सोल्व कर सकते थे। हम लोग ने इस मुद्दे को बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो नेपाल है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला कि पेंडेमिक चल रहा है, महामारी, इसको पहले पेंडेमिक से सुलझ लेते हैं फिर हम लोग बातें कर लेंगे, जबकि कोई ऐसा बड़ा इशू था नहीं। आप लोगों को पता है कि काफी सेंसिटिव एरिया है नेपाल वाला, कल को जरा सी देर में नेपाल चाइना के साथ में जाकर मिल जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बेसिकली इस मुद्दे को सोल्व करना चाहिए था। नवंबर में भी जो ओली शर्मा की जो गवर्नमेंट थी, यहां पर इनके द्वारा बोला गया था कि आप लोग क्या कीजिए, हम लोग अपने इन्वॉय भेज रहे हैं, आप लोग इनके साथ में बात कीजिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। तो उस टाइम पर भी चीज़ों को जो था वो यहाँ पर डिफर कर दिया गया। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो काफ़ी जो ओली शर्मा, जो ओली जी हैं, यहाँ पर इनका जो एक तरीके से लड़ाकू रोल देखने को मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि खुद की पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसको मैं आप लोग ऐसे समझाता हूं। आप लोगों को कई बार पता है जब यहां पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान क्या करते हैं, इंडिया का नाम ले लेकर उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले से ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इवन 2019 के इलेक्शन में हमारी कंट्री में भी काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इसको यूज किया गया। पाकिस्तान का नाम ले लेकर यहां पर वोट में कई बार इसके बारे में डिस्कस किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हालांकि बोला भी गया कि ऐसी हरकतें मत कीजिए। यूएसए के द्वारा भी ऐसी हरकतें की जाती हैं, जब यहां पर इलेक्शन आते हैं तो चाइना के ऊपर कटाक्ष करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तरीके से डिप्लोमेसी है ऑल कंट्री के, किसी भी कंट्री में आप लोग चले जाएं, पॉलिटिशियन का बेसिक मुद्दा ये रहता है कि कैसे उनको जीत कर आना है। तो जीत कर आएंगे तो तभी यहां पर पावर बनी रहेगी, और अपनी पावर बरकरार रखने के लिए वो ऐसी हरकतें बार बार करते हैं चाहे किसी भी कंट्री के पॉलिटिशियन क्यों ना हो। तो वही हरकतें यहां पर क्या की जा रही है, नेपाल के अंदर इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। खुद की पॉलिटिकल पार्टी में जो डिवाइड हो रखा है उसको भरने के लिए हमारी कंट्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खुद नेपाल के अंदर, लोग जो खासकर नेपाल की पॉलिटिक्स के खिलाफ जो खड़े हो गए थे, अब वो क्या करें, उनके साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बात आ गई नेशनलिज्म की। जब नेशनलिज्म की बात आती है तो इंसान जो होता है वो अंधा हो जाता है, अपनी खुद की कंट्री के पॉलिटिशियन के जो कुकर्म है वो भी वो भूल जाता है। और यही फायदा यहां पर नेपाल के जो आज की डेट में लीडर हैं वही चीजें यहां पर ये भुनाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वरना इंडिया और नेपाल के रिलेशन को एक तरीके से इस तरीके से बोला जाता है कि रोटी बेटी का रिलेशन, यानी कि फूड और मैरिज का रिलेशन। हम लोग एक साथ में खाते पीते हैं, शादियां भी इंडिया और नेपाल के अंदर होती हैं। शादी से याद आया यहां पर एक स्टेटमेंट, मेरे एक रूममेट थे यहां पर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पर, तो यहां पर वो ये बोलते थे कि मेरी जो दादी है वो एक तरीके से फॉरेनर है। तो मैंने बोला कहाँ की है, तो उन्होंने बोला नेपाल की है। यानी कि हमारी कंट्री में और नेपाल के बीच में अगर आप लोग बात करेंगे, बहुत सारे एरिया ऐसे मिल जाएंगे कि कंट्री में जो लोकल एरिया जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार के हो गया, बहुत सारे लोगों के रिलेशन भी हैं। आप में से भी कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी रिश्तेदारी हो, किसी के मामा फूफा इस तरीके से नेपाल में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन है। तो नेपाल ये है, ये हो गया चाइना, तिब्बत, और ये हो गया इंडिया। हमारी कंट्री का कौन सा राज्य नेपाल को टच करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार,
वेस्ट बंगाल और इसी के साथ में ये हो गया सिक्किम। तो टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री के जो कि नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये भी आप लोग याद रखेगा। तो रिलेशन काफी अच्छे हैं हमारे और नेपाल के बीच में, अगर इस तरीके से आप लोग देखते हैं, पर लेकिन हम लोग इनको ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं दोनों कंट्री। और दोनों कंट्री के लोग तो फिर भी मिलजुल कर रहते हैं, जो पॉलिटिशियन है वो काफी खतरनाक प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इसी के बारे में राइटर यहां पर बोल रहे हैं, राइटर सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में यहां पर अगर आप लोग देखते हैं कि पॉलिटिशियन ज्यादा हरकतें कर रहे हैं, ना कि जो लोकल लोग हैं वो तो आज के दिन में मिलजुल कर रह रहे हैं। पेंडेमिक जो है यहाँ पर महामारी जो है वो ऑलरेडी कंट्री को जूझ रही है। और चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशन है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लद्दाख और सिक्किम वाले एरिया में चाइना वैसे ही ताना तानी करके खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम है आज की डेट में जो नेपाल के साथ में हम लोग को रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर क्या है वो इसका अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसको यूज करें। अपनी कंट्री के अंदर जो फेल हुए हैं, बेसिक जो नीड है उसको भी वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, तो उस तरीके से वो डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों की अटेंशन, और एक तरीके से जो अपोजिशन है उनके खिलाफ वो उसको कम करना चाहते हैं और पूरी कंट्री को एक बांध में बांधना चाहते हैं, ताकि इंडिया के खिलाफ रोष हो जाए और इनके खिलाफ वो चीजें हैं वो सहानुभूति में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये बेसिकली इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिशियन की जो प्रवृत्ति है वो यहां पर बेसिकली दिखाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर आप लोग इंडिया और नेपाल या फिर पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी रही कि हम लोग हमेशा शांति में रहना पसंद करते हैं। बांग्लादेश के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, बांग्लादेश के साथ में हमारे जो हिस्टोरिकल इशू थे बाउंड्री को लेकर, वो हम लोगों ने अभी रिसेंटली इनको सोल्व किया। क्योंकि बांग्लादेश के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बांग्लादेश को हमारा वेस्ट बंगाल टच करता है, इसी के साथ में यहाँ पर आसाम टच करता है, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये एरिया है हमारी कंट्री के, और मिजोरम जो कि बांग्लादेश के साथ में टच करते हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ में जो बाउंड्री जो इशू थे वो कई सारे यहां पर सुधारे, और बांग्लादेश के साथ में जो बाउंड्री इशू थे वो नेपाल से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। तो जब हम लोगों ने उनको सुलझा लिया तो नेपाल के साथ में तो हम लोग आसानी से शांति बना सकते हैं, तो उसको तो आसानी से सुधार ही सकते हैं। यहां पर अगर बात करें बांग्लादेश के साथ में तो लैंड और मैरीटाइम दोनों तरीके के इशू थे, यानी कि एक तरीके से जमीनी भी इशू थे और यहां पर मैरीटाइम वाले भी इशू थे, तो दोनों को हम लोग आसानी से सुधार पाए। तो लैंड बाउंड्री जो सेटलमेंट है हमारा अभी रिसेंटली देखने को मिला इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इवन हमारे संविधान में भी संशोधन किया गया, लैंड भी एक एरिया से दूसरे एरिया में गई, और इवन लोग भी यहां पर ट्रांसफर की गई पॉपुलेशन को, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो पहले जो बांग्लादेशी थे वो आज की डेट में इंडिया वाले बन गए, जो इंडिया वाले थे जो बांग्लादेशी बन गए। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिली। संविधान में 100वां संशोधन किया गया 15 मई 2015 में, जब यहां पर चीजों को लाया गया, और इंडिया लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट था, बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 1974 का, उसको इफेक्ट में लाया गया दोनों के बीच में शांति रखने के लिए। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स इशू को हम लोग इतनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो नेपाल के साथ में तो कुछ भी नहीं है, उसको तो हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। पर लेकिन रीजन क्या है सोल्व होने का? पॉलिटिकल गुडविल। पॉलिटिकल गुडविल नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाई लग रही है, अपना गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर लोगों के बारे में आप लोग बात करें, पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है वो काफी अच्छा है, रिलेशनशिप काफी अच्छा है, काफी शांति में दोनों मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, कई सारी रिश्तेदारी है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसमें कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल जाता है। यानी कि लोग तो मिलकर काम कर रहे हैं पर लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन आप लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देख सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी बहुत सारे रिलेशन हमारे इंडिया और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ में देखने को मिल जाते हैं। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को खाने और पीटने के लिए तैयार रहती है। तो इस तरीके से इंडिया के जो लोग हैं कोई भी नेपाल का बुरा नहीं चाहते हैं, और नेपाली लोग भी खासकर ऐसा नहीं चाहते होंगे। तो कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को भी अब पैटर्न में आना चाहिए और इसका सोल्यूशन यहाँ पर निकालना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग इसको। फेसबुक पर जो ग्रुप है वहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं, और एक दूसरे का आंसर कई सारे बच्चे काफी अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू जरूर किया कीजिए। देखिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना तो आप लोग कभी भी अपनी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। खुद से ही आप लोगों को अपना एक तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं तो उनका आंसर आप लोग पढ़िए, अपना आंसर देखिए कि कहां कमी रह गई है, सामने वाले ने कहां पर अच्छी चीजें लिखी हैं, तो अपने पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक इंसान एक दूसरे का आंसर यहाँ पर आप लोगों को सबका आंसर में रिव्यू कर पाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक दूसरे का आंसर आप लोग सब रिव्यू कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी का आंसर रिव्यू कीजिए, उसको बोलिए कि प्लीज आप लोग मेरा भी आंसर रिव्यू कर दीजिए, और उसके क्वेश्चन में क्या क्या आंसर में क्या क्या चीजें सही हैं वो आप लोग अपने लिए भी आगे के लिए इंक्लूड कर चल सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसका सोल्यूशन यहां पर निकाल पाओगे। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। और यहाँ पर देखिए नेपाल के जो लोग हैं वहाँ भी काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बोल रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को आप लोग हट न करें, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ आर्टिकल के अंदर, हालांकि ये नहीं है। देखिए हमारी कंट्री पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि हमारी कंट्री अपने जो लोग हैं उनका गलत यूज़ करती है नेपाल के अंदर में। नेपाल में जो ये नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये मधेसी कम्युनिटी वाला एरिया माना जाता है, यानी कि ये जो कम्युनिटी है काफ़ी लार्ज स्केल पर इंडिया के साथ में कनेक्ट है। तो इंडिया को जब भी कुछ बात मनवानी होती है नेपाल से, तो हम लोग यहाँ पर इस कम्युनिटी के द्वारा एक तरीके से ब्लॉकेड लगवा देते हैं। जैसे 2015 में ब्लॉकेड देखने को मिला, अर्थक्वेक यहाँ पर आया और काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाई। हम लोगों की ये बोला जाएगा नेपाल के द्वारा कि इंडिया ने अपने लोगों को उकसाया, जबकि इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उकसा रहे थे। यहाँ पर नेपाल में एक नया संविधान लाया गया, उस नए संविधान के चलते नेपाल में क्या किया गया, मधेसी कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया। नॉर्मली मधेसी कम्युनिटी अगर मिलजुल कर रहती तो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है, अपने खुद के लोगों को सामने ला सकती है, अपना बातें रख सकती है। पर लेकिन अगर डिवाइड कर दोगे तो दो तरीके से, जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा डिवाइड एंड रूल किया गया था ना, उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था, वही कंडीशन यहाँ पर क्या किया, मधेसी कम्युनिटी को अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग प्रोविंस में मान लीजिए थोड़ी सी यहाँ पर होगी, थोड़ी सी यहाँ पर होगी, तो अब यहाँ पर ये कभी भी कोई भी पॉलिटिकल प्रोविंस में ये इलेक्शन जीतकर नहीं आ पाएंगे। तो इनको हमेशा यहाँ पर फिर यहाँ पर नेपाली लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं मिसयूज तरीके, कहीं ना कहीं मिसयूज किया गया। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, आगे कभी इसके बारे में डिस्कस होगा तो फिर से आप लोगों को यहाँ पर इसका एक अच्छा यूज मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो 2 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यानी कि जो भी बैंक है हमारी कंट्री में उनको ये गाइड करता है। एक तरीके से पिता बैंक इसको आप लोग बोल सकते हैं, पापा बैंक, ठीक है। तो पापा बैंक है ये सारे बैंक है हमारी कंट्री में। ये क्या करते हैं बेसिकली, अगर किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। अगर कोई बैंक डूब रहा है उसको बचाने की कोशिश भी यहाँ पर की जाती है। बैंकों को पैसा देने का काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि उसको डूबने से बचाया जा सके। एक 2 इंपॉर्टेंट रेट के बारे में बात करेंगे। एक को बोलते हैं रेपो रेट, दूसरे को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जब सेंट्रल बैंक जो होता है यहाँ पर दूसरे बैंक को यहाँ पर पैसे देता है, यानी कि यहाँ पर बैंक से आरबीआई से पैसा जो होता है वो दूसरे बैंक की तरफ को जाता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो ये सोचिए अगर रेपो रेट यहाँ पर कम हो जाता है तो जो ये बैंक है नीचे, इनको पैसा थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और इन बैंक को पैसा सस्ता मिलेगा तो ये जनता को पैसा देंगे, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग जो लोन लेते हैं तो उनको सस्ता पैसा मिलेगा, तो हमको सस्ता पैसा मिलेगा तो हम लोग और ज्यादा लोन लेंगे। तो इससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है। तो जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अब उसको यूज करेंगे, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई स्कूटर खरीदेगा, कोई घर खरीदेगा, तो इसके चलते मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो रेपो रेट अगर कम हो रहा है तो सीधे सीधा मतलब यह है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है कि पैसा मार्केट से खींचा जा रहा है, आरबीआई के पास में जा रहा है। इसका मतलब यह कि मार्केट में लिक्विडिटी काफी है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों रेट अभी यहां पर बात करें तो जो रेपो रेट था वो 4.40 था और रिवर्स रेपो रेट 4 पर आ गया था। अभी यहां पर जो रेपो रेट है उसको घटाकर 4 पर कर दिया गया। तो इसके चलते बोला जा रहा है कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम देख रही है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, और 15,000 करोड़ की भी लिक्विडिटी की बात की जा रही है एक्सिम यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक के अंदर में। तो ये तो हो गई कुछ बात इसके बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में ये फॉर्म किया गया था 1935 में, अप्रैल 1 1935 में इसको फॉर्म किया गया। उस टाइम पर यहाँ पर ये हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था। आगे चलकर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ये नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि ये 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया, 1935 में इसको बनाया गया था। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार पास में पूछे जा चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर फर्स्ट हेडक्वार्टर था इसका आरबीआई का कोलकाता के अंदर में, बाद में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में 1937 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए बन जाता है। सबसे पहले गवर्नर कौन थे यहाँ पर, ये थे यहाँ पर ये थे ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। आज के में गवर्नर कौन है तो ये आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि आजादी के बाद से कौन से नंबर के गवर्नर है आज के में हमारी कंट्री में, तो ये भी आप लोग बताइएगा। अब आर्टिकल के ऊपर नहीं डालते हैं, कोविड-19 की चपेट में सब चीजें आ चुकी हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम ऑल ओवर कंट्री में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, मान लीजिए आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आप लोग को सैलरी नहीं दे पा रही है, सैलरी दे रही है तो कम दे रही है या फिर डिले कर दे रही है, तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इससे देखिए जो इंसान है ना, जो खासकर जो कंपनी वाला है, उसको भी अपनी बेइज्जती फील होती है। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा नहीं दे पा रहे,
अपने एक तरीके से जो जॉब करने वाले लोगों का, तो उसको ये लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में कि बॉस बना बैठा है, सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, तो गालियां वैसे देगा। और जिसको सैलरी आप लोग नहीं दे रहे हैं, उस बंदे का घर हो सकता है कि इसी की सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन यहां पर खतरनाक कंडीशन क्रिएट करती है। आरबीआई के द्वारा फिर से यहां पर एक राइट टाइम पर सही स्टेप उठाया गया, तो इसकी वजह से जो इसके द्वारा रेपो रेट कट किया गया है, तो रिड्यूस करेगा कैपिटल कॉस्ट, यानी कि पैसा जो है आसानी से पहुंचेगा और बर्डन जो बिजनेस के ऊपर है वो भी कम हो जाएगा। 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया है रेपो रेट, यानी कि अब यहां पर 4 पर आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गया 3.35 के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में जो लेटेस्ट कट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, खासकर इस पतन के ड्यूरेशन में। पर लेकिन बोला यह भी जा रहा है कि यहां पर ये नहीं है कि जो आज की डेट में नए नए बोरोवर कोई लेने आएंगे, कोई भी आदमी उस टाइम पर लोन लेता है जब सिचुएशन अच्छी चल रही होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज की डेट में सब कुछ डूबा हुआ है, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से सब तक चीजें पहुंचेगी। ओनली जो ऑलरेडी यहां पर लोन ले रहे हैं उन्हीं तक लोन फिर से पहुंचेंगे, यहां पर वही इसको आगे बढ़ाएंगे, जो नहीं ले रहे हैं वो इसमें आगे बढ़कर नहीं आएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि आरबीआई के द्वारा यह बोला जा रहा है कि वो फीडबैक ले रहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सिचुएशन को सुधारा जा सकता है। इसी के चलते जो रीपेमेंट है लोन का, उसको भी उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया ताकि बर्डन यहां पर न देखने को मिले। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, यह बात जो बोली जा रही है कि देखिए आज के डेट में जो बिजनेसेस हैं वो कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस कर रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि एक्सटेंड किया जाए जो भी उनके द्वारा जो लोन था उनके द्वारा, ताकि उनके ऊपर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि आज के डेट में वो सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो डिले कर दे रहे हैं। कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसका भी यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर भी फायदा देखने को मिलेगा। और आरबीआई ने क्या यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, उन्होंने क्या किया, मान लीजिए मैं आप लोगों से लोन लेता हूं, ठीक है, तो लोन ले लिया मैंने, तो लोन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इंटरेस्ट भी बढ़ गया यहां पर, तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है उसी को लोन में इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसके चलते क्या हो जा रहा है कि एक आसान पड़ जा रही है कुछ चीजें, यानी कि कन्वर्ट कर दिया जा रहा है जो यहां पर बेसिकली जो कैपिटल लोन है वहां पर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू टर्म लोन में, ताकि उसको रीपेबल कंडीशन में, तो उसका टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि इंसान पर ज्यादा बर्डन न पड़े। तो इस तरीके से यहां पर बातें देखने को मिलेगी। पर लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर एक्सपेक्ट लगाई जा रही थी उस तरीके से कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। देखिए गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली उस तरीके से स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं ताकि जनता खुश रहे। बोला जा रहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, तो इसमें कई सारे लोग ये बोले थे कि आप लोग लोगों के अकाउंट में पैसे भेजो ताकि अपने हिसाब से वो चीजें खरीद सकें, यानी कि पैसा देना है उनको, पैकेज देना है। आप लोग क्या करें, पैकेज नहीं दे रहे हैं, आप लोग लोन दे रहे हैं उनको, जो कि उनको रीपे करना है। तो कई सारे लोग तो लोन लेने से वैसे डरते हैं कि यार लोन के चक्कर में दब जाएंगे, इसको वापस कैसे कर पाएंगे, तो डिस्ट्रेस कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, जब यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है, हम लोगों को लोन दे रहे हैं ऐसे टाइम पर। तो रिजर्व बैंक नेक्स्ट क्या अनाउंस करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख का जो पैकेज है उसमें से 8 लाख रिजर्व बैंक से आ रहे हैं और गवर्नमेंट उसको भी अपने अंदर ही काउंट कर रही है। तो ये सारी चीजें यहां पर समझकर चलनी पड़ेगी कि कैसे लॉकडाउन के डिस्ट्रेस से उभरना है और कैसे यहां पर चीजों को राइट डायरेक्शन में लेकर चलना है। पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फिर भी अभी लीपापोती कर रही है, यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। एग्जैक्टली जिस चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो अभी इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, तो काफी बुरी कंडीशन आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में यहां पर बात की, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, नेक्स्ट आर्टिकल बात करें किसके बारे में, ये बात करें चाइना के बारे में। चाइना के द्वारा काफी फायदा अभी रिसेंटली उठाया गया, किसका, लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो चल रहा है कोविड-19 के चलते, चाइना ने अपनी कंट्री में डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दिया, यानी कि वैसे भी काफी अच्छे से डिजिटल चीज चल रही थी पर और ज्यादा चीजों को सपोर्ट किया गया। आप लोगों को पता है चाइना में कई सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि पहले नहीं चल पा रहे थे ढंग से, पर लेकिन लॉकडाउन के चलते वो काफी अच्छे लेवल पर चलनी स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो बिजनेस है आज के डेट में चाइना के अंदर फल फूल रहे हैं और डिजिटली भी काफी ज्यादा चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है। कई सारी चीजें जो है आज के डेट में चाइना में, दवाइयां हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, मैट हो गए, एक्सरसाइज करने वाले, ये सारे घरों पर ही प्रोवाइड कराए गए। ऑनलाइन क्लासेस की काफी ज्यादा क्रेज चाइना के अंदर बढ़ गया, सारी चीजें ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है और डिजिटल करेंसी का प्लान भी यहां पर चाइना के बैंक के द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया। खासकर अगर इसको बात करें हम लोग, ये किया गया एक काफी लार्ज स्केल पर। हालांकि चाइना के बारे में बात की जा रही है पर एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। कई सारी सिटी हैं चाइना के अंदर, जैसे संघाई भी उनमें से एक है और भी कई सारी सिटी के नाम दे रखे हैं। इनमें सब में पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। चाइना का जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वो सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर फिनटेक डेवलपमेंट प्लान के थ्रू। क्या कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है, यानी कि ये वो कंट्री है जो कि बर्बादी में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना एक प्रोग्राम ढूंढ लेती है कि कैसे यहां पर इसको यूटिलाइज करना है। यानी कि देश बर्बाद हो रहा था कोविड-19 के चलते, तो इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। और यही होता है असली लीडर, यही होता है वो इंसान जो कि यहां
यहाँ पर हर टाइम ऑप्टिमिस्टिक रहता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कोविड-19 की चपेट में थी चीजें, उसके चलते डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दिया, डिजिटल करेंसी पर फोकस देने की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, कंपनी भी अप्लाई कर रही है मोर इनोवेशन के लिए। तो ये सारे एरिया यहाँ पर चाइना के अंदर काफी लार्ज स्केल पर बढ़कर आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात यहाँ पर बोल सकते हैं, चाइना जिसको लार्ज स्केल पर यूज कर पा रहा है। आइए अब ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर निबंध आप लोगों के सामने। एक्चुअली क्या था, ये वीडियो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, पीपीटी तो मैंने सेव कर ली थी पर ऐसे मैंने बाद में लगाया था, ठीक है। तो जो दूसरे वाली पीपीटी जिसमें मैं अभी डिस्कस कर रहा था अब तक, वो आप लोग की नई पीपीटी थी। दूसरे वाली पीपीटी जो पहली पीपीटी जो मैंने कंप्लीट की थी उसमें ऐसे लगा हुआ, दूसरे वाली में ऐसे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने अभी रिकॉर्ड की थी पर लेकिन रिकॉर्डर ने इसको सेव नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली थोड़ी सी। पता नहीं क्या होता है, कई बार लैपटॉप गर्म होता है, क्या होता है, रिकॉर्डर धोखा दे देता है कई बार, फिर पूरा टाइम लग जाता है रिकॉर्ड करने में उसको। तो ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। और ये दो सॉफ्टवेयर ले रखा हूँ, दोनों सॉफ्टवेयर में से दोनों धोखा दे देते हैं। जब लगता है एक काम कर रहा है थोड़ा ठीक, दूसरे को करना स्टार्ट कर देता हूँ यूज़, तो फिर वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग इंजॉय कीजिए, चीज़ें आप लोग तो पहुंच जाएंगी। थोड़ा सा लेट हो जाता है इसकी वजह से, वो एक अलग बात है। सबसे पहले बात की जा रही है अभी रिसेंटली सोशल हार्मनी की बात की जा रही है, सोशल हार्मनी और सोशल डिस्टेंसिंग। तो दोनों में आप लोगों को समझ रहे हैं, आज के डेट में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि डिस्टेंस बनाकर रखो। तो बोला जा रहा है कि सोशल हार्मनी ज़्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग के कंपेयर में, क्योंकि सोशल हार्मनी रहेगी तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। रीजन क्या है, आज के डेट में डिफरेंट आप लोगों को रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, कास्ट रीजन अलग अलग लोग आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये जो लोग हैं अगर मिलजुल कर रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकल पाएगा। यानी कि आज की डेट में सोसाइटी में लोग मिलजुल कर रहेंगे तो सारी समस्या का प्रॉब्लम निकाल लेंगे। पर लेकिन अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो बीमारी तो क्या, एक यही बीमारी बन जाएगी, इससे बड़ी बीमारी कुछ नहीं होगी। जब लोग एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, चीज़ों के हिसाब से नहीं चलेंगे, संविधान के बारे में नहीं सोचेंगे, व्यवस्था के बारे में नहीं सोचेंगे, रिलीजन को नेगेटिवली एक तरीके से मिसयूज किया जाएगा, तो वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर कर देते हैं। अगर सोशल हार्मनी अच्छी रहती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री की इकोनॉमी अच्छी रहती है, लोगों को इंप्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, पुअर्टी कम होती है, हेल्थ भी एक तरीके से सुधरती है। यहाँ पर सोशल हार्मनी अगर अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ में टैकल कर सकते हैं, मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम के साथ में लड़ सकते हैं। अगर सोशल हार्मनी अच्छी नहीं रहेगी तो सारी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आ जाती है। तो इसके ऊपर एक अच्छा निबंध आप लोगों को लिखना है। अगर एसएससी बैंकिंग की तैयारी करें तो थोड़ा कम लिख लीजिएगा, अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी करें तो उसके हिसाब से इतना पूछा जाता है, और यूपीएससी की तैयारी करें तो इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो सैटरडे में आप लोगों के पास में टाइम होता है, संडे और सैटरडे अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट कीजिएगा, एक अच्छा सा आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का भी, और ये आप लोगों के सामने निबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी था आप लोगों के सामने, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पहले वाली वीडियो जो सेव नहीं हो पाई। यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिक डेजर्ट के बारे में, आप लोगों से पूछा था। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये आर्टिक ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में आइवरी गुल जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पक्षी पाया जाता है सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये है बेसिकली पक्षी, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पक्षी है कि बर्फ है, दोनों चीजें एक जगह आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो काफी ठंडा ये एरिया है, मैक्सिमम बर्फ से यहाँ पर एक तरीके से ढका रहता है, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। समर के टाइम पर थोड़ा सा जो टेम्परेचर बढ़ता है फ्रीजिंग टाइम से ऊपर, वरना हमेशा यहाँ पर ये बेसिकली फ्रीजिंग उस पर रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये 1,61,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये पक्षी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। बड़ा ही प्यारा लगा जब मैंने इसकी पिक्चर देखी है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है शांति सी नहीं होती है मन में देखकर, तो वो चीज़ें देखने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। और जो भी चीज़ें आप लोग को पसंद आती है उनको शेयर जरूर किया कीजिए। जब आप लोग को बोलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं, नहीं बोलता हूँ तो शेयर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हो ये बताइए आप लोग। अगर पसंद आती है तो चीज़ें जरूर शेयर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करना है और शेयर भी नहीं करना है, और ये बताना है कि शेयर क्यों नहीं किया, वो डिसलाइक क्यों किया है, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो चलिए एंजॉय कीजिए अच्छे से। देखता हूँ अब की बार सेव होती है नहीं यार बहुत दिक्कत हो जाती है जब सेव नहीं हो पाती है ना, पूरी मेहनत बेकार जाती है पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में। चलिए कोई नहीं, एंजॉय कीजिए आप लोग।